बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे अब्बू की वफ़ात के बाद अम्मी ने घर में सब्ज़ी लगाकर बेचना शुरू कर दी और अम्मी एक गाहक को 5,000 की सब्ज़ी देती थी। लोगों का सुबह सुबह रश लग जाता था और अम्मी कमरे में एक वक्त में एक गाहक को ही सब्ज़ी देती थी। एक दिन मैं अम्मी के कमरे में छुप गई और फिर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब मैंने अम्मी की सब्ज़ी के साथ साथ मैं आज बहुत खुश थी, इतनी खुश कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज मैंने उस शख्सियत को मात दी थी जिसे लोग माँ कहते हैं, जिसकी इज़्ज़त और एहतराम में हमें उस हस्ती के सामने नज़रें झुकाने का हुक्म मिलता है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी माँ ही थी, जिसने मुझे इस माशरे के सामने नज़रें उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा था। इसलिए मैंने भी वो काम किया कि उसके होश उड़ा के रख दिए। जहाँ माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर अपनी ख्वाहिशात और मोहब्बत का गला घोंटना जानती हैं, वहीं बेटियाँ जब बगावत पर उतर आएँ तो वो सब कुछ कर गुज़रती हैं जो मैं कर चुकी थी। मैं नशे से चूर अपने यार की बाहों में झूलती हुई अपने घर पहुंची थी। जब मेरी माँ ने मुझे इस हालत में देखा तो हैरत ज़दा हो गई और मैं मन ही मन में मुस्कुराई थी। आज मैं बेहद खुश थी जिस नौजवान के सहारे में चल रही थी और जो मुझे अपने हिसार में लिए हुआ था। मेरी माँ उसे घर आने से रोक नहीं सकती थी, इसलिए अंदर आने की जगह दे दी। वो मुझे मेरे कमरे तक छोड़कर कमरे से बाहर निकला था। मैं नशे में चूर ये सोचकर खुश थी कि बड़े अरसे के बाद आज मैं बड़े सुकून की नींद से सोऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी माँ की आज की रात कांटों पर बसर होगी। मैंने भी तो ऐसी कई रातें कांटों पर गुजारी थी। कर्ब क्या होता है, अज़ियत किसे कहते हैं, ये मैंने कम उम्री में ही जान लिया था। जब पहली बार मैंने इस वक़्त उस नौजवान के साथ क्लब से वापस आई थी। वो लड़का अय्याश मिजाज था, बड़े बाप की औलाद था, मुझसे फ़ोन पे बातें करता था। एक बार कहने लगा, आज तुमसे बात नहीं कर सकता, क्लब जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाओ, तो हंसने लगा। कहने लगा, निकाब वाली लड़कियाँ वहाँ नहीं आती। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं अब तक बुर्के निकाब में ही उसके साथ आती जाती थी। मैंने उससे कहा, मुझे पता है कि क्लब में कैसे जाते हैं, तुम मुझे रात को लेने आ जाना, मैं तैयार रहूँगी। वो कहने लगा, अच्छी बात है, इस बहाने मैं भी तुम्हें देख लूँगा। मैं रात के 12 बजे तैयार होकर चुपके से बाहर निकल गई, क्योंकि मुझे अपनी माँ को अज़ियत देना थी, जैसी अज़ियत मैं अब तक सह रही थी। क्योंकि रोहेल के साथ गाड़ी में बैठे हुए मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था। वो मुसलसल मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। अब तक मैंने सिर्फ उसे अपने साथ दिन की रोशनी में निकाब में बस 10 मिनट की मुसाफत ही तय की थी, मगर इस वक्त मैं एक फैंसी फ़िराक पहने हुए थी। रात के 12 बजे का वक़्त था और मैं उसके साथ क्लब जा रही थी। उसकी नज़रों की बेताबी मेरे चेहरे को तपा रही थी। मुझसे कहने लगा, तुम इतनी हसीन हो, हुस्न का शाहकार हो, सुरैया आंटी की लड़की इतनी नायाब होगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे उसकी तारीफ़ बुरी लग रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे लगा शायद मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन शायद अब तीर कमान से निकल चुका था। मैं क्लब पहुँची तो एक बेहंगम सा शोर था। लड़के लड़कियाँ शराब से चूर डांस फ्लोर पर नाच रहे थे। मेरा जी चाहा कि यहाँ से वापस लौट जाऊँ, लेकिन रोहेल मेरा हाथ पकड़े डांस स्टेज पर ले गया। मैंने कहा, मुझे डांस नहीं आता, छोड़ो। वो कहने लगा, मैं सिखा दूँगा। अब जब यहाँ तक आ गई हो तो यहाँ की हसीन रात का लुत्फ़ उठा लो। उसने एक वेटर को इशारा किया। उसने ट्रे में 2 गिलास लाए। उसने एक मेरी तरफ बढ़ाया। कहने लगा, इसको पियो, सारे गम भूल जाओगी। मैंने एक नज़र उस गिलास की तरफ देखा, फिर अपनी तल्ख़ ज़िंदगी को याद करने लगी। फिर मैंने आंखें बंद करके वो गिलास
एक ही घूंट में पी लिया। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। मैं नशे में चूर होने लगी, नाचने लगी। मेरा वजूद उस वक़्त एक क्लब में था, लेकिन मेरा ज़हन अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की तल्ख़ यादों में घिरा हुआ था। चंद माह पहले की बात है, मेरे ज़हन के पर्दे में गुज़रने लगी। आज जब मेरी माँ सब्ज़ी बेचकर कमरे से निकली तो हाथ में कई हज़ार के नोट थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक मेरा ज़रूर दिल दहला देती थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि लोग अम्मा से ही सब्ज़ी ख़रीदने क्यों आते हैं। मोहल्ले में और भी बहुत से लोगों ने सब्ज़ी की दुकानें खोल ली थीं और अम्मा के मुकाबले में उनकी कीमतें भी कम थीं, लेकिन रश हमेशा अम्मा के कमरे में ही होता था जहाँ वो सब्ज़ी बेचती थी। हालांकि इस महंगाई के दौर में लोग हमेशा वहीं से ख़रीदारी करते हैं जहाँ पैसे कम खर्च होते हों, लेकिन फिर भी मेरी माँ से सब्ज़ी लेके जाते थे दुगनी कीमत पर। ये बात मेरे लिए हैरानकुन थी। मेरी वालदा के पास नौजवान लड़के ज़्यादा आते थे और मेरी वालदा एक ही ग्राहक को कमरे में बुलाती थी, फिर वो आधे घंटे बाद ही सब्ज़ी लेकर बाहर जाता। मुझे ये बात भी अपनी माँ की समझ नहीं आती थी। कैसी भी वो क्या दुकानदारी करती थी कि एक वक्त में एक नौजवान ही कमरे में जाकर सब्ज़ी ले सकता था। और ऐसी भी क्या सब्ज़ी लेनी होती थी, मेरी माँ आधा घंटा लगा देती थी, वो भी दरवाज़ा बंद करके। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। एक नौजवान मेरी वालदा को सब्ज़ियों को 5-5 हज़ार देकर जाता था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी सब्ज़ियाँ बहुत कम होती थीं, शायद 500 रुपये की भी नहीं होती थी। फिर वो किस बात की कीमत 5 या 10 हज़ार के नोट होते थे। मुझे ये हैरत होती थी कि मेरी अम्मा ऐसा क्या जादू करती हैं कि नौजवान लड़कों का एक तांता बंधा रहता था। हमारे घर के बाहर वो घंटों अपनी बारी का इंतज़ार करते थे, मगर कहीं और से सब्ज़ी नहीं ख़रीदते थे। ये सिलसिला मेरे वालिद के इंतकाल के बाद शुरू हुआ। हमारे मोहल्ले में किसी भी सब्ज़ी और फल फरोश की दुकान नहीं थी। अम्मी ने इद्दत जैसे तैसे गुजारी, अपना जेवर बेचा और सब्ज़ी मंडी से सस्ती सब्ज़ी ख़रीद कर लाने लगी और एक कमरे में रख ली और उसे बेचने लगी। जिस कमरे में अम्मी सब्ज़ी बेचती उसका एक दरवाज़ा घर के अंदर से खुलता था और दूसरा बाहर की तरफ से। अम्मी घर के अंदर के दरवाजे को लॉक कर देती और बैरूनी दरवाजे से ही ग्राहक अंदर आते थे और सब्ज़ी ख़रीदते। मेरी वालदा ने बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया था कि यहाँ से सब्ज़ी मिलती है। अम्मी ने सब्ज़ियों के साथ साथ फल भी लगाना शुरू कर दिए। मोहल्ले में पहले ऐसी कोई दुकान नहीं थी, इसलिए बहुत ही जल्द अम्मी के पास सब्ज़ी ख़रीदने के लिए ग्राहक आने लगे। उस वक़्त तो अम्मी बैरूनी दरवाज़ा खोले रखती थी, एक साथ कई कई लोगों को सब्ज़ी देती थी, मुनासिब कीमत थी। लेकिन कुछ अरसे से हमारे मोहल्ले में काफ़ी दुकानें खुल चुकी थीं, सब्ज़ी वाले बहुत हो चुके थे। अम्मी के पास नौजवान लड़के ज़्यादा आते। मेरी माँ के रंग ढंग भी बदल गए थे। अब वो सादगी में नहीं रहती थी, बल्कि मेकअप करके रखती थी। अपना पहनना ओढ़ना भी बदल चुकी थी, जैसे वो कोई सब्ज़ी फरोश ना हो, कुछ और ही हो। मैं अब कॉलेज जाने लगी थी। जब मैं कॉलेज से वापस आती तो सबसे पहले खिड़की से झांक कर देखती कि अम्मी क्या कर रही हैं। कभी तो वो खिड़की लॉक होती, लेकिन कभी खुली होती। एक दफ़ा मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो अम्मी किसी खुश शक्ल नौजवान लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। हाथ में सब्ज़ी का शापर था जो उसे पकड़ा रही थी। उस लड़के ने अपनी जेब से 5 हज़ार के 2 नोट निकाल कर उन्हें थमाए और मुस्कुराता हुआ चला गया। जो बात मुझे शर्म से नज़र झुकाने पे मजबूर कर गई थी वो ये थी कि जब मैंने खिड़की से देखा तो वो नौजवान अपनी शर्ट के ऊपर के बटन बंद कर रहा था। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। एक और नौजवान कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो बहुत तेज़ और होशियार था। सबसे पहले वो पूरे कमरे को मुहतात नज़रों से जायज़ा ले रहा था, जैसे उसे शक हो कि उसे कोई देख रहा है। उसकी नज़र खिड़की की ओर से मुझ पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। लेकिन इतनी देर में वो खिड़की के पास बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज से आया। मैं धड़कते दिल के साथ पीछे हटी, क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं तांका झांकी करने की कोशिश ना करूं।
उस नौजवान की जुर्रत पर मैं हैरान रह गई। उसने खिड़की अंदर से बंद कर दी। वो गाहक था कि मालिक था? ऐसा भी क्या था कि एक अजनबी नौजवान बड़े आराम से कमरे में दाखिल होकर कमरा बंद कर दे और पूरे कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दे, फिर मुझ पर नज़र पड़ते ही खुद आगे बढ़े और खिड़की बंद करे। मेरी माँ के साथ ये बात मुझे नामालूम सी अज़ियत में डाल गई थी। मैं बेचैन हो गई थी। उस वक़्त खिड़की के उस पार क्या हो रहा था मैं देखने से कासिर थी, लेकिन जो समझ में आ रहा था वो एक ख़तरनाक अज़ियत थी। मैं अपने कमरे में चली गई, कपड़े बदल कर सोने के लिए लेट गई। मेरी भूख मर चुकी थी। मैं मुसलसल कर्ब में मुब्तला थी। कई बार मेरी सहेलियाँ मानी ख़ेज़ अंदाज से पूछती कि तुम्हारी वालदा में ऐसी कौन सी ख़ास सब्ज़ी बेचती हैं जो ज़्यादातर नौजवान लड़के दूर दूर से ख़रीदने आते हैं, और घंटों उनकी गाड़ियाँ तुम्हारे घर के बाहर खड़ी रहती हैं, फिर वापस जाते हैं तो उनके चेहरे खिल रहे होते हैं, हाथ में सब्ज़ी का बस छोटा सा शॉपर होता है। मेरी बहुत सी दोस्तें आसपास के घरों में रहती थीं, इसलिए उनकी नज़र मेरे घर पे लगी रहती थी, क्योंकि जो कुछ मेरी माँ कर रही थी वो सब की नज़रों में मशकूक होती जा रही थी। लेकिन मेरी वालदा को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रही हैं। मैं न जाने कब सो चुकी थी। जब उठकर कमरे से बाहर आई तो मेरी वालदा नहाकर बाहर लाउंज में बैठी थी, अकेले में मुस्कुरा रही थी। मुझे देखा तो संभल गई, कहने लगी, तुमने आज खाना नहीं खाया? वैसे ही सब कुछ किचन में पड़ा है। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं। मैंने गुस्से से मुंह फुलाया, अपनी वालदा के सामने रखे सोफे पर बैठ गई। वो मुझसे पूछने लगी, क्या बात है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैंने कहा कि मैं दोस्तों की बातें सुन सुनकर तंग आ गई हूँ, जो तकरीबन सच है। अम्मी, आपको इस बात का एहसास नहीं है कि लोग आपके किरदार के बारे में कैसी बातें करते हैं? मेरे उखड़े लहजे को वो नज़रअंदाज करके बोली, तुम फिर यही बहस मेरे साथ शुरू कर बैठी हो। मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। लोगों का काम ही बातें बनाना है, इसलिए मैं परवाह नहीं करती। तुम भी परवाह ना किया करो। मैंने कहा, मुझे परवाह है। आप दरवाज़ा बंद करके कौन सी सब्ज़ी बेचती हैं मुझे बताएं। आपके पास ज़्यादातर सिर्फ नौजवान लड़के ही क्यों आते हैं? मुझे अपने सख्त लहजे की परवाह नहीं थी। मेरी वालदा मुझे गुस्से से गहरी नज़रों से देखने लगी, कहने लगी, मुंह बंद रखो वरना ज़बान खींच लूँगी। तुम्हें उन लोगों की परवाह है जिन्होंने कभी हमें 2 वक़्त की रोटी तक नहीं पूछी कि शोहर के बगैर इन माँ बेटी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैंने कहा, ठीक है, लोगों की परवाह नहीं करती, लेकिन आप मुझे तो जवाब दें, क्या आप सब्ज़ी बेचते हुए एक ही नौजवान से डील क्यों करती हैं, वो भी बंद कमरे में? मेरी वालदा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगी, मैं तुम्हारी जवाबदेह नहीं हूँ, मैं जानूँ मेरा काम। आज के बाद मेरी टो लगाने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और मैं बेचैताब खाकर रह गई। मेरी माँ तो अब और भी ज़्यादा मुहतात हो गई थी, कमरे की खिड़की हर वक्त बंद रखती और मेरी बेचैनी उरूज पर थी। मैं ऐसी अज़ियत से दो चार थी कि एक रात जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मेरे औसान ख़ता हो गए। सर्दियों की रातें थीं, सन्नाटे का राज था, पंखे भी बंद हो चुके थे, इसलिए ज़रा सी आहट भी साफ सुनाई देती थी। मेरी आंख किसी सरगोशी की आवाज़ से खुली थी। मैं कमरे से बाहर आई तो अम्मी के कमरे से सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मेरी माँ के कमरे में इस वक्त कौन था और क्या कर रहा था? मैं तो अपनी माँ की दिन की इस किस्म की सरगर्मियों से परेशान थी और अब तो रात का पहर था। मैंने दरवाजे के होल से देखना चाहा तो जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं हैरान रह गई। अंदर वही नौजवान था जिसने उस दिन खिड़की बंद की थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी माँ खुद तो आवारा के नाम से पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी थी।
लेकिन मुझ पर गहरी नज़र रखती थी। जैसे ही मैंने मैट्रिक किया, मुझसे निकाब करवाना शुरू कर दिया। कुछ अर्सा पहले हम रूखे सूखे खाते थे। हमारे घर ज़्यादा आसाइशें नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी में सुकून था। मेरी माँ सादगी में रहती थी, सब्जियाँ भी मुनासिब कीमत पर बेचती थी। मैं उन सब्जियों में से कुछ पका लेती थी, लेकिन हम मुतमईन थे। लेकिन फिर हमारे मोहल्ले में चंद दुकानें सब्जी और फल फरोश की ओर खुल गईं। मेरी माँ का काम कम होने लगा, सब्जियां गलकर ख़राब होने लगीं, दिन ब दिन काम घाटे में जाने लगा। मेरी वालदा बेहद परेशान थी, पैसे बर्बाद हो रहे थे। जब एक अधीड़ उम्र का शख्स मेरी माँ के पास आया, कहने लगा, तुम सब्जियां फरोख्त करो, मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए एक अच्छी माकूल रकम दूंगा, और ये भी मेरा वादा है कि तुम्हारी दुकान से रश कम नहीं होगा। लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा, जिससे तुम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करोगी। मेरी माँ ने कहा, ऐसा कौन सा काम है जिससे मैं इतनी जल्दी तरक्की कर सकती हूँ। तो वो शख्स कहने लगा, पहले अपनी बेटी को कमरे में भेजो, मैं तुम्हें अकेले में बताऊँगा। मैं उस वक़्त 9वीं जमात में पढ़ती थी। अम्मी ने मुझे भेज दिया। मैं सोचने लगी, ऐसा क्या राज है जिससे मुझे अनजान रखा जा रहा है। लेकिन इसके बाद से तो हमारे घर पैसों की रेल पेल हो गई। चंद माह में ही मेरी माँ ने गाड़ी ख़रीद ली। उसके बाद सब्ज़ी ख़रीदने वालों का रश बढ़ने लगा। मेरी माँ की चाल ढाल बदल गई। जो कुछ आज मैंने देखा था, अब तो पानी सर से गुज़र गया था। वो नौजवान दिन के साथ साथ रातों में भी मेरी माँ के पास आने लगा था। मैंने चुप साध ली, मगर मेरे अंदर अपनी माँ के लिए नफ़रत बढ़ने लगी। मैं हर वक्त मनफी सोचने लगी, एक सहनी उलझन का शिकार रहने लगी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, तो वो नौजवान गाड़ी में कहीं जा रहा था। मुझे निकाब में देखकर पहले तो गौर से देखने लगा, फिर गाड़ी मेरे पास लाकर रुक गया। मुझसे कहने लगा, तुम सुरैया आंटी की बेटी हो ना? मैंने कहा, हाँ। मेरा लहजा सख्त था। कहने लगा, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं वहीं जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ दूँगा। मैंने उसे तीखी नज़रों से देखा। मैंने कहा, अपने काम से काम रखो और निकलो यहाँ से। मेरे इस कदर बेरुखी वाले लहजे पे वो गौर से मुझे देखने लगा और कंधे उचकाता हुआ आगे चला गया। लेकिन जब मैं घर आई तो वो गाड़ी मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो थोड़ी देर बाद अम्मी भी अंदर आ गई। मुझसे कहने लगी, रोहेल तुम्हें रास्ते में मिला था, तुमसे क्या कह रहा था कि तुम्हें घर छोड़ेगा? मेरी माँ के चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। मैंने कहा, हाँ कह रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वो मुतमईन हो गई। कहने लगी, आइंदा भी वो तुम्हें ऐसा कहे तो सख्ती से इनकार कर देना, वो अच्छा लड़का नहीं है। पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर इतनी परेशानी देख रही थी, और वजह यह थी कि उस लड़के ने मुझे लिफ्ट देना चाही थी। मैंने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा, जब वो लड़का अच्छा नहीं है तो आप उसके साथ आधा घंटा कमरे में क्या करती हैं? मेरी बात पर वो कहने लगी, मुझसे सवाल जवाब मत करो, जो कह रही हूँ बस वही करो। तुम आइंदा उस लड़के का लिहाज मत करना और कभी गलती से भी उसकी गाड़ी में ना बैठना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चली गई। अब मेरे हाथ मेरी माँ की कमज़ोरी आ चुकी थी। अगले रोज़ कॉलेज से वापसी पर फिर वो लड़का मुझे नज़र आया। इस बार वो मुझे नज़रअंदाज करने लगा, लेकिन मैंने हाथ का इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। वो मेन रोड की दूसरी जानिब था, रेड लाइट पे रुका हुआ था। मुझे ऐसे देखने लगा क्योंकि एक दिन पहले ही वो मुझसे बेइज्जती करवा चुका था। आज उसे इस इत्तेफाक पर यकीन नहीं आया था। वो इशारा खुलते ही गाड़ी मोड़कर मेरे पास आया और इस्तिफ़हामिया अंदाज से मुझे देखने लगा कि मुझे क्यों बुलाया है। मैंने बेतकल्फ़ी से देखते हुए फ्रंट डोर खोला, जो कि लॉक नहीं था, और उसके साथ बैठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा था। मैंने कहा, तुम यकीनन मेरी माँ के पास ही जा रहे हो, मुझे भी जाना है। मेरी बात सुनकर वो मुतहर्रिक सा हुआ, फिर गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर के बाद एक सिगरेट जलाकर अपने मुंह में रखी
और मुझे गौर से देखने लगा। कहने लगा, कल तक तो तुम्हें एतराज़ था मेरी गाड़ी में बैठने पर। मैंने कहा आज नहीं है। मैं जब उसकी गाड़ी में घर पहुंची, उसके साथ मेन गेट की बेल बजाई तो मेरी वालदा ने दरवाज़ा खोला। मैं उस लड़के को हंस कर देखने लगी जैसे उसकी किसी बात पर हंसी हूँ। वो मुझे बेयकीनी से देख रहा था। मैं अंदर लाउंज में चली गई। मेरी माँ इस बात पर गुस्से में आ गई। वो कहने लगी, तुम रोहेल के साथ क्यों आई हो? मैंने कहा उसने लिफ्ट दी तो मैंने सोचा आपकी जान पहचान का है, रोज़ रोज़ क्या इनकार करूं। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। अब तो मैंने मामूल बना लिया था, मैं वापसी पर उसी के साथ आती थी। उसका फ़ोन नंबर भी ले लिया था। आज भी मैं उसी के साथ घर वापस लौटी थी। अगले रोज़ जब मेरी आँख खुली तो मेरी वालदा मेरे पास बैठी रो रही थी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब गुनाह छोड़ दूंगी, लेकिन तुम वो सब ना करो। तुम्हें इस सब से बचाने के लिए ही मैंने ये रास्ता इख्तियार किया है। मैंने कहा, कौन सा रास्ता? कहने लगी, जैसा तुम्हें लग रहा है मैं वैसी नहीं हूँ। मैं नौजवान लड़कों को नशा फराहम करती हूँ। वो नौजवान लड़के मुझसे सिगरेट के नशे लेते हैं और अपनी शर्ट के अंदर छुपा कर ले जाते हैं ताकि पकड़े ना जाए। चूँकि वो इस नशे के आदी हो चुके हैं, इसलिए वो आदत उन्हें बार बार मेरे पास ले आती है। चंद साल पहले जो शख्स मेरे पास आया था वो यही काम करता है। वो नशे के सिगरेट फराहम करता है और मैं सब्ज़ी की आड़ में नशे के सिगरेट बेचती हूँ, इसलिए यूँ खुलेआम ये काम नहीं कर सकती। तो मैं भी बताना चाहती थी, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे बताओ, तुम रोहेल के साथ कहाँ गई थी? कहीं उसने तुम्हें पामाल तो नहीं कर दिया? मैंने कहा, नहीं, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि एक लड़का मुझसे बदतमीज़ी करने लगा तो रोहेल ने उसे बहुत मारा और मुझे वहाँ से वापस ले आया। फिर कहने लगा कि मैं उसे बुरी लड़की नहीं लगती। अम्मी कहने लगी, फिर तुम मेरे साथ ये ड्रामा क्यों कर रही हो? मैं नशे में थी इसलिए बता दी। आखिर में वो मुझसे कहने लगा, तुम अच्छी लड़की हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पहले ख़ुद को इस नशे की लत से दूर रखो। मेरी माँ ने अपने गलत काम से तौबा कर ली और अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त बचा ली थी। मेरी माँ भी ईमानदारी से सब्ज़ी बेचने लगी। रोहेल भी इलाज से काफ़ी बेहतर हो गया था। मेरा रिश्ता उससे तय हो चुका था। गुनाहों का रास्ता बहुत आसान है और सच और ईमानदारी का बहुत मुश्किल, लेकिन अगर इंसान इरादा करके सच के रास्ते में चले तो अल्लाह ताला मददगार होता है। गुनाहों के रास्ते की मिसाल ऐसी है, जब हम बुलंदी से नीचे उतर रहे हों तो बहुत जल्दी उतर जाते हैं और थकते भी नहीं, तो हमें गुनाहों का रास्ता आसान लगता है, शॉर्टकट के जैसा। और नेकी का रास्ता ऐसा ही है कि जैसे हम बुलंदी पर चढ़ रहे हों और बहुत मेहनत दरकार हो। हम थक भी जाते हैं, लेकिन जब हम बुलंदी पर पहुंच जाते हैं तो हम ये सारा मंजर वाज़े देखते हैं कि हकीकत क्या है। गुनाह के रास्ते में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम बस्ती में चले जाते हैं और कुछ नहीं देख सकते। लेकिन नेकी के रास्ते में हम ऊंचे से ऊंचे मकाम पर पहुंचकर सब कुछ देख लेते हैं। जैसा कि एक शख्स पहाड़ के नीचे खड़ा हो और दूसरा पहाड़ के ऊपर हो, तो जो पहाड़ के नीचे हो उसे शहर नज़र नहीं आएगा और जो पहाड़ के ऊपर हो वो सारा शहर देख सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जब नेकी करने वाला बुलंदी पर पहुंच जाता है तो उसे सब कुछ वाज़ेह नज़र आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।